सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन स्टैंडर्ड 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ा खास करके वेक्टर्स, तो वेक्टर्स का 100% यूज यहाँ पे तुमको करना होगा। वेक्टर्स में खास करके ये जो टर्मिनोलॉजीज थी और उनके मतलब कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है, राइट। और तीनों कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम लिखते हैं कि भाई लेट से पोजीशन वेक्टर आर है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर्स का मतलब 100% यूज, राइट। जो वेक्टर चैप्टर तो ऑलरेडी तुमने किया है, बट उसका और डिटेल्ड एप्लीकेशन इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वैसे दो अलग अलग टॉपिक्स है, बट रोटेशनल मोशन जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यही है कि जैसे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो, तो मुझे इससे रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना है, राइट। लेट्स से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, राइट। तो अब लेट्स से इसको मैंने लेफ्ट साइड मूव करवाया है, तो तुम कहां से डिस्टेंस का कैलकुलेशन करोगे, इस एंड से, यहां से, या इस एंड से। सो जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उससे रिलेटेड डिस्टेंस, वेलोसिटी, उस पर लगने वाला फोर्स, हम इतने बड़े ऑब्जेक्ट को तो कंसीडर नहीं करते, पर ये ऑब्जेक्ट का एक सेंटर होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर, राइट। तो वो सेंटर कैलकुलेट करना, जनरली ऐसे रेगुलर ऑब्जेक्ट्स में तो वो जो सेंटर पॉइंट होगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर ही होगा, दैट विल बी मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। बट इरेगुलर बॉडीज है तो, राइट, दो अलग अलग बॉडीज है तो दोनों अलग अलग बॉडीज एक साथ मूव कर रही है, जैसे अर्थ और मून है ना, दोनों कॉम्बिनेशन में सन के आसपास घूम रहे हैं, तो दोनों का रेवोल्यूशन, अगर रेवोल्यूशन की स्पीड कह दो दोनों की कलेक्टिवली, या दोनों पे कलेक्टिवली लगने वाला फोर्स कह दो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिर्फ अर्थ का कैलकुलेट करके सेम टू सेम सन मून के लिए एज्यूम कर लोगे? नहीं। तो जब ऐसा कलेक्टिव वे में कैलकुलेशन करने की बात आती है तो हम ना तो अर्थ को कंसीडर करते हैं ना तो मून को कंसीडर करते हैं, दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट समझ के उनका एक सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं। कैसे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में कोई भी चीज एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, मैरीगो राउंड है, पंखा है, राइट। तो उस रोटेशनल मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब चीजों का डिस्कशन होगा। काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो बहुत अच्छे से करना है। काफी फंडामेंटल भी है, जैसा कि मैंने कहा कि वेक्टर्स है, लॉज ऑफ मोशन जो किया है, राइट, इन सब का, और इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। ये वन डायमेंशनल मोशन कह दो, प्रोजेक्टाइल मोशन किया, 2D मोशन। सो इन सब का डायरेक्ट यूज होगा इस चैप्टर में। मूविंग ऑन, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज पार्टिकल, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो सिंपल, पार्टिकल मतलब एक ऑब्जेक्ट विच हैज ए फाइनाइट मास, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, विच हैज ए फाइनाइट मास बट हुज साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैन बी इग्नोर्ड। फाइनाइट मास मतलब पता है कि भाई ये इतना इसका मास है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर से हमको जाने दो और साइज भी जाने दो, बट एक फाइनाइट मास है। जैसे अर्थ है तो भाई एक फाइनाइट मास है। यूनिवर्स एक फाइनाइट मास नहीं है, यूनिवर्स जाते ही जाता है, जाते ही जाता है, राइट। सो पार्टिकल ऑब्जेक्ट कह दो हैविंग ए फाइनाइट मास, बस मास होना चाहिए उसके पास में, और वो भी कि जिसका हम अंदाजा लगा सके या एग्जैक्टली पता लगा सके। सिस्टम, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये मून और अर्थ कह दो, राइट। तो सिस्टम हो गया ये। फिर अर्थ कह दो और दूसरे प्लैनेट्स सन के गोल गोल घूम रहे हैं, तो अर्थ एंड दूसरे प्लैनेट्स, ये एक सिस्टम हो गया। तो इन सिस्टम पे कलेक्टिव कैलकुलेशंस कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो सिस्टम ऐसे कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरैक्ट विथ वन अनदर। म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं,
रिजिड बॉडी वही बॉडी जिसका डिफाइनाइट साइज होता है, जनरली चेंज ना हो, लाइक बलून, तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। तुम फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स होने चाहिए। सो कोई भी ऐसी चीज के जो जनरली शेप चेंज ना करे, साइज चेंज ना करे, जैसे आप आयरन ले लो, वुड ले लो, कुछ प्लास्टिक ले लो, कांच ले लो, ये सब चीजें रिजिड बॉडीज में आएंगी। दिस is because distance between the different pair of particles of such a body do not change on applying any force on it. However, no real body is truly rigid as real bodies deform under the action of forces applied on them. Obviously सही बात है कि जैसे ये बोर्ड भी देख रहे हो, वैसे तो मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, बट however गारंटीड नहीं कह सकते, है ना। हथौड़ा लेके मार दिया तो इसका भी शेप साइज चेंज हो जाएगा। तो वैसे तो कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है, बट विथिन द लिमिटेशंस ऑफ फोर्स, विथिन द लिमिटेशंस ऑफ फोर्स, जैसे कि आयरन रॉड ले लो, तो लेट्स से के 100 न्यूटन्स या 1000 न्यूटन्स का लिमिटेशन हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ रिजिड बॉडी है, 1000 न्यूटन अप्लाई करने पे ये रॉड बैंड नहीं होगा, राइट। सो विथिन लिमिटेशन ऑफ फोर्स वो बॉडी रिजिड हम कह सकते हैं। However, no body is rigid, but in many situations the deformations are often negligible. तो ये तो एक हमारा क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सके, इसीलिए हम एक ऐसा कंसिडरेशन ले लेते हैं कि भाई थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है तो नेग्लिजिबल है। जैसे ब्रिज है, राइट, तो ब्रिज पे अगर तुम खड़े रहोगे, ट्रक जाएगा, बस जाएगी, तो ब्रिज थोड़ा वाइब्रेट हो जाता है, थोड़ा मूव हो जाता है, तो क्या हुआ वो, इट्स नथिंग बट डिफॉर्मेशन। However, वो विथ इन सर्टन लिमिट डिफॉर्मेशंस वैलिड है, टॉलरेट कर सकता है ब्रिज, उसको उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि इतने पर्टिकुलर वाइब्रेशंस, वेट या फोर्सेस वो झेल सके। सो टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। पार्टिकल सिस्टम, राइट, पार्टिकल यानी सिंगल पार्टिकल, जो भी सिस्टम यानी मल्टीपल पार्टिकल्स को मिलकर एक सिस्टम बनता है। रिजिड बॉडी, अगेन उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स है, बट सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं, जबकि सिस्टम में पार्टिकल्स के बीच में शायद डिस्टेंस चेंज हो, जैसे कि हम कहें कि अर्थ और मार्स, तो उनके इलिप्टिकल और ऑर्बिट की वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होते रहता है। तो सिस्टम कहेंगे हम अर्थ को और मार्स को, राइट। बट रिजिड बॉडी, जैसे कि ये स्टाइलस ले लो, तो जो भी पार्टिकल्स इसके अंदर कंसीडर करो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बट हर किसी के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब अब ये जो रिजिड बॉडी है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मासेस से बनी हुई है, राइट। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो मैंने कहा कि जैसे ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो फिक्स ही है कि भाई जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास है। बट ऐसी इररेगुलर बॉडीज का तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, और इस इररेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। ये एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम है कि लेट से बहुत सारे छोटे छोटे मासेस है, तो ओवरऑल उनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, वो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। ये कुछ बॉडीज है, कुछ रिजिड है, कुछ रिजिड नहीं है, बट एज आई सेड कि भाई विद इन द लिमिटेशंस ऑफ फोर्स, राइट, हम उसको रिजिड कंसीडर कर सकते हैं कि भाई इतना ही फोर्स मैक्सिमम, तो उससे कम फोर्स के लिए ये बॉडी रिजिड है। जैसे ये वुडन प्लैंक है, तो वुडन प्लैंक के अंदर, वुडन प्लैंक के ऊपर लेट्स से 100 किलो का आदमी बैठ गया, 200 किलो का आदमी बैठ गया, 300 किलो का बैठ गया, राइट, तो वो रिजिड है, कुछ नहीं हो रहा है। बट अब उसके ऊपर तुम हाथी को खड़ा कर दोगे तो फॉर श्योर वो डिफॉर्म हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, मे बी टूट भी जाए। नेक्स्ट आता है द कंसेप्ट ऑफ ए सिस्टम, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये भी टर्मिनोलॉजीज है, जैसे पार्टिकल सिस्टम, रिजिड बॉडी देखा, तो इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। कोई भी सिचुएशन दी हुई है तो यहाँ ये इंटरनल फोर्सेस है, हाँ ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्सेस तो जनरली क्या इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, राइट। जैसे कि ये कुछ अलग अलग फोर्सेस है। ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ऑन वन अनदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, वो इंटरनल फोर्सेस है, राइट। Note that internal forces between any two particles of the system are mutual, और वो जनरली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि भी अर्थ और मार्स, तो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे,
बट अर्थ जितना उसको पुल कर रहा है, मास भी उसको इतना ही पुल कर रहा है, तो ये दोनों का इंटरनल फोर्स हो गया, वो कैंसल आउट। हावेवर इन दोनों पे कलेक्टिवली सन कुछ फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से ये लोग गोल गोल घूमे जा रहे हैं, है ना। तो सन का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है। अगर मैं अर्थ और मास को एक सिस्टम, मतलब अर्थ और मास से रिलेटेड स्टडी कर रहा हूं, या तो कन्वर्सली कह दो कि अर्थ और मून कलेक्टिवली मैं स्टडी कर रहा हूं, इंडिविजुअल स्टडी नहीं कह रहे हम यहाँ पर। ये जो चैप्टर है इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की जगह पे दो प्लैनेट्स ले लो, प्लैनेट और उसका सैटेलाइट ले लो, तो ऐसी दो या दो से ज्यादा चीजों का कलेक्शन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे उसको। और उस पे क्या चेंजेस आएंगे जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब सन जब फोर्स लगा रहा है, राइट, वो हम देखेंगे। तो इंटरनल फोर्सेस दे कैंसल आउट ईच अदर। To move or stop an object of finite size, we have to apply force on the object from the outside. This force exerted on a given system by the agencies outside the system are called as external forces. The overall motion of a body is affected by the external forces only. तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको कि लेट्स से कार है, राइट। तो अब कार के बाहर हो तुम और अब तुम उसको धक्का लगाओ तो कार चलेगी, है ना, क्योंकि तुम एक्सटर्नल थे और एक्सटर्नली तुमने कुछ फोर्स अप्लाई किया है तो कार चल रही है। अब तुम कार के अंदर बैठ जाओ, अब कार के अंदर बैठ के स्टीयरिंग को धक्का लगाओ, मे बी विंडशील्ड को धक्का लगाओ, अब तुम कार का एक हिस्सा हो, राइट। तो कार और तुम अल्टीमेटली दे आर वन सिस्टम। तो इंटरनली फोर्स लगा रहे हो, तुम कार पे फोर्स लगा रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कार तुम पे लगा रही है, तो कार मूव करेगी नहीं करेगी। सो दैट इज व्हाट इट इज के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इस केस के अंदर इंजन के बारे में सोचो, इंजन भी तो कार के अंदर ही है, इंजन फोर्स प्रोड्यूस करता है तो कार तो आगे जाती है, तो क्यों वहां पे कैंसल आउट नहीं होता है? सोचो, वहां पे भी तो इंटरनल ही है, कार के अंदर ही इंजन, ऐसा तो है नहीं इंजन बाहर है पीछे है और वो फिर धक्का लगा रहा है, तो वहां पे क्यों कैंसल आउट नहीं हो रहा है? तो यहां पे काम करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एज ए एक्सटर्नल फोर्स कार को आगे ले जाने में हेल्प करता है। इंजन क्या करता है? इंजन व्हील्स को घुमाता है और फ्रिक्शन की वजह से जो रोटेशनल मोशन है व्हील का, राइट, फ्रिक्शन की वजह से जो रोटेशनल मोशन है व्हील का, उस वजह से फिर कार आगे जाने लगती है। तो ऐसा कहना कि इंजन ऑफ ए कार टेक्स द कार इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटर है। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड टेक्स द कार इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? साबुन वाला सरफेस है, मैं पैर से फोर्स तो लगा ही रहा हूं, पर मैं आगे कहाँ जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, मैं वहीं पे गिर जाऊंगा, फ्रिक्शन ही नहीं है। तो फ्रिक्शन वो एक्सटर्नल फोर्स है। हावेवर वो फ्रिक्शन का बढ़ना घटना वो इंजन टायर पे जो फोर्स लगा रहा है उस पे ही डिपेंड करता है। सो ये थोड़ा एनालिसिस इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस का दिमाग में एक तुम्हें पिक्चर क्रिएट करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो हम ऐसा देख के कि कार है, कार के अंदर ही इंजन है, तो ये तो इंटरनल सिस्टम हो गया। जैसे हम धक्का मार रहे हैं अंदर बैठ के कार को, तो कार कहाँ मूव कर रही है? तो इंजन से भी क्यों मूव कर रही है? तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है जो रोड और टायर के बीच में है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कार को आगे ले जा रहा है। सो इवन दो हम कहते हैं कि इंजन कार को आगे लेके जा रहा है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज फ्रिक्शन कार को आगे लेके जा रहा है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट। एक्सटर्नल फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम में हम दिखाते हैं, जैसे कि ये ट्रक है, वेट नीचे की तरफ है और दोनों जो भी कांटेक्ट सरफेस है वहां से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, राइट। सो सरफेस पे लगने वाला एक एक्सटर्नल फोर्स है वेट, और सरफेस से बॉडी पे लगने वाला एक एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, फिर फोर्स आगे की तरफ। तो इसको जैसा कि मैंने कहा कि इट्स नथिंग बट फ्रिक्शन विच इज टेकिंग इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर ये भी कुछ फोर्सेस है, राइट। ये आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में ये सारे वर्ड्स तुमको देखने को मिलेंगे कि टेंशन, खींचाव, ये मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं तो जो भी रिलेटेड पार्टिकल्स है उनके बीच में टेंशन क्रिएट हो रहा है।
हावेवर इक्वल एंड अपोजिट वो कैंसल आउट हो जाते हैं, समझ में आया? इक्वल एंड अपोजिट वो कैंसल आउट हो जाते हैं। हावेवर एक्सटर्नली अगर मैं इसको खींच रहा हूं, लेट्स से, वैसे तो मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि ये मैं खींच दूं और ये ऐसे एक्सटेंड हो जाए या टूट जाए, बट हावेवर मशीनिंग से अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो टूट जाएगा। तो हावेवर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इंटरनल फोर्सेस है ही है। वो इंटरनल फोर्सेस टेंशन भी हो सकता है, राइट, फिर कंप्रेशन भी हो सकता है, एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, वो शियर मतलब बैंड होने की क्षमता या बैंड करना चाहते हो। ये ब्रिज के बारे में मैंने कहा कि ब्रिज में जब ट्रक रहता है तो वो ट्रक क्या कर रहा है, ब्रिज को बैंड करने की कोशिश कर रहा है, और ब्रिज को एग्जैक्टली खड़ा ही रहना है। वो जो उसका रीइंफोर्समेंट है, जो लोहा अंदर यूज किया है, उस वजह से वो खड़ा रहता है। बट हावेवर जब ट्रक नहीं भी है तो ब्रिज के पार्टिकल्स अंदर अंदर भी एक दूसरे पे शेयर भी लगा रहे हैं, टेंशन भी लगा रहे हैं, कॉम्प्रेशन भी लगा रहे हैं, राइट। फिर बेंडिंग, ऐसा ट्विस्टिंग, एक तरफ ट्रक जा रहा है दूसरी तरफ खाली है तो ब्रिज थोड़ा ऐसा मुड़ जाएगा, राइट। हावेवर हम इतना नोट नहीं कर पाते क्योंकि वो बेंडिंग तो काफी छोटा होता है। अब ये तो एक्सटर्नल ट्रक की वजह से बेंडिंग हुआ है। हावेवर जब ट्रक नहीं है, ब्रिज खाली है, तब भी ये फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस एक्ट तो कर ही रहे हैं, बट इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट कर जाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट इसीलिए है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है। ब्रिज का एक आध पिलर तोड़ दो तो ये इंटरनल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली ब्रिज गिर जाएगा। सो दिस इज अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। काइंड्स ऑफ मोशन इन ए रिजिड बॉडी, कौन से टाइप के मोशंस हम देखेंगे इस चैप्टर में। पहला वाला है प्योरली ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल यानी एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स द सेम लीनियर डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। सीधा जा रहा है, जैसे ये बॉक्स लुढ़क रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, है ना, तो पार्टिकल P1 भी सीधा जा रहा है, उसका भी डिस्प्लेसमेंट अगर हम स्टार्ट करें किसी भी एक पॉइंट से लेके, राइट, लेट्स से पहले ये बॉक्स यहां पर था तो यहां से शुरू करें तो लेट्स से ये 2 मीटर आगे आया है, राइट, पार्टिकल P2 2 मीटर आगे आया है तो पार्टिकल P1 भी 2 मीटर ही आगे आया है। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब ऐसा मत कहना कि सीधा जाना, कार भी सीधी जाती है, पर कार की बॉडी का मोशन अलग है, व्हील्स के अंदर रोटेशनल मोशन है, सो कॉम्बिनेशन हो जाता है। सो प्योर ट्रांसलेशनल की बात हो रही है। प्योर ट्रांसलेशनल को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन ए गिवन टाइम। लेट्स से इसको मैंने 2 सेकंड तक लुढ़कने दिया तो 2 सेकंड में पार्टिकल P2 भी 2 मीटर आगे आया, पार्टिकल P1 भी 2 मीटर आगे आया। दैट इज व्हाट द प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इज। डेफिनेशन लर्न कर लेना है, स्कूल की एग्जाम्स वगैरह में ऐसा वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिखना है। इट हैज like collection of all the necessary words which explains the situation। खुद बनाकर लिखने चाहोगे तो हर कंडीशन इन्वॉल्व ना हो। सो ये एक ऐसा डेफिनेशन का मतलब ही यही होता है कि अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस के जो वो परिस्थिति को डिस्क्राइब कर दे। प्योर रोटेशनल मोशन, घूमना, जैसे कि ये पंखा गोल गोल घूम रहा है, प्योरली रोटेशनल। तो अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, हर पार्टिकल अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस मूव कर रहा है, राइट, विच लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हैज इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। तो ये फिगर में क्लियर हो रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, राइट, तो हर एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, हर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, और इनके गोल गोल घूमने का सेंटर जो एक्सिस है उसी पे लाई करेगा। दैट इज व्हाट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन इज। ए रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, स्पेलिंग मिस्टेक है फिक्स्ड में, every axis, every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ये मैंने कहा कि भाई कार के केस में
ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, राइट। अब ये देखोगे तो इसमें क्लियर हो रहा है, ये जो बॉक्स है प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, राइट। और बाकी के सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो रोटेट भी कर रहे हैं और ट्रांसलेशनल मोशन में भी है। तो उसको हम समझने के लिए ये फिगर को लेते हैं। तो इसमें देखो तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, यहां पे फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए, तो ही यहां पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। अल्टीमेटली ये ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़केगा। अगर यहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वो स्लिप कर रहा है या स्लाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, जैसे ये बॉक्स में देख लो, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां के पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो उसको हम कहेंगे स्लाइड कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है, और क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, ये रोटेशनल मोशन में भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। When a cylinder rolls down an inclined plane, its motion is a combination of translational and rotational rotation about a fixed axis. ये रहा along a fixed axis। अब ये एक्सिस या ये सेंटर पॉइंट के पास में जो है सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। सेंटर ऑफ मास कह दो उसका। As the cylinder shift from top to the bottom of the inclined plane, the points P1, P2, P3, P4 on the rolling cylinder have different velocities. ये इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वही रहेगा बट डायरेक्शन ये रहा। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लो तो मैग्नीट्यूड वही होगा बट डायरेक्शन ये वाला होगा। इसीलिए कहते हैं कि वेरिएबल वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की। So if the cylinder were to roll without slipping, राइट, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वुड बी जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये कंडीशन बहुत परफेक्टली दिमाग में बिठा दो कि रोलिंग करवाना है, स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होगी, मैग्नीट्यूड भी जीरो। मैग्नीट्यूड जीरो है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी जीरो ही हो गया, राइट। तो यहाँ पे रोटेशनल भी है और ये ट्रांसलेशनल भी है, राइट। सो रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसके अंदर मेन यही पॉइंट याद रखना है कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटीज के सेम रहते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अभी रोटेशनल मोशन को हम एनालाइज करेंगे आगे, बट ये बेसिक फंडामेंटल है कि इनके बेसिस पे ही हमारे आगे वाले पॉइंट्स डिस्कस होंगे। कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, जैसा कि मैंने कहा कि अब ये मेरे स्क्रीन पूरी की पूरी स्क्रीन मूव कर रही है, राइट। ये हमने पीछे भी ये वाली जो ड्राइंग देखी कि भाई ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अब मैं कहाँ से कैलकुलेशन करूं, यहां से करूं, यहां से करूं, हावेवर कहीं से भी करूं, मुझे आंसर्स तो सेम ही मिलने वाले हैं। बट अगर ऐसी बड़ी बॉडी को जनरली फिजिक्स के अंदर हम एक पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं कि भाई ऐसा अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं करना है। इंस्टेड इस बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करो कि जिसके ऊपर तुम कैलकुलेशन करो और वही कैलकुलेशन हर पॉइंट के लिए वैलिड हो। तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। हावेवर रेगुलर बॉडीज में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। सो रेगुलर बॉडीज में सेंटर ऑफ मास इज मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स या उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज as a point, it is a point, right? Center of mass, it is a point at which the entire mass of the body or system of the bodies, right, is supposed to be concentrated. System of bodies यानी मैंने कहा कि अर्थ और मार्स को ले लो, अर्थ और मून को ले लो। तो अर्थ और मून का मोशन कंसीडर करोगे तो कहां लोगे उसका सेंटर ऑफ मास? ये हो गई अर्थ, ये हो गया मून, राइट। तो अब मुझे कलेक्टिवली सन का फोर्स दोनों पे क्या इफेक्ट ला रहा है,
तो क्या मैं अर्थ का कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं मून का कैलकुलेशन करूंगा, फिर कुछ एवरेज निकालूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मुझे मून और सन का, इन दोनों के मोशन पे क्या इफेक्ट है, सन के फोर्स का इन दोनों के मोशन पे क्या इफेक्ट है, तो मुझे उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे सन क्या इफेक्ट डाल रहा है, वही इफेक्ट इन दोनों पे आएगा। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इज। सो चाहे वो कलेक्टिवली एक ही बॉडी हो या चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज हो, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। हावेवर हमारा जो सिलेबस है वो 2 बॉडीज तक रेस्ट्रिक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बॉडी या 4 बॉडीज होंगी। इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, राइट, या तो सिस्टम ऑफ बॉडीज वेर टू बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, सिस्टम ऑफ द बॉडी शैल रिमेन अनअफेक्टेड। रिमेन अनअफेक्टेड मतलब इस पॉइंट पे जो भी फोर्सेस लगेंगे, राइट, वो कलेक्टिवली दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब ये जो सेंटर ऑफ मास लिया है कलेक्टिव कैलकुलेशन के लिए है। अब लेट्स से कि इस सिस्टम में सिर्फ मून पे ही मैं फोर्स लगा रहा हूं, सिर्फ मून पे, तो फिर सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं है। कलेक्टिव स्टडी करनी है तो सेंटर ऑफ मास का लेना देना है। अगर इंडिविजुअल स्टडी करनी है तो सेंटर ऑफ मास से कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर वो अर्थ को कोई फर्क नहीं करेगा, मून को ही फर्क करेगा, क्योंकि मैं सिर्फ मून पे फोर्स लगा रहा हूं, राइट। ये जो सेकंड सेंटेंस है, इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडीज वेयर टू बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास, राइट, अगर यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं तो इन दोनों का जो भी मोशन है विच इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो कहने का मतलब है कि इसका एक हिस्सा है कि या तो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे ही लग रहा है या तो एक्सटर्नल फोर्स कॉम्बिनेशन पे लग रहा है, राइट। फिर उसको हम इवेल्युएट करेंगे। ये सेंटर ऑफ मास है जो कि ऑब्वियसली चेंज होता है क्योंकि ये इरेगुलर बॉडी है, हम इरेगुलर बॉडी है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी। हाथ नीचे है, सेंटर ऑफ मास पेट पे कहीं पे है, हाथ ऊपर है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा चेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। सेंटर ऑफ मास का ये एक वीडियो है, देखिए ये समरसॉल्ट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फ़िगरेशन सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर नीचे बॉडी के बाहर भी जा सकता है ना। जैसे कि अगर कोई ऐसा रिंग वाला स्ट्रक्चर ले लो तो इस रिंग में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स कह दो या मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स कह दो, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर। तो जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो, सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस। सेंटर ऑफ मास मतलब वो पॉइंट जहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और जैसा कि मैंने कहा ये वो वाला पॉइंट है जहां पे कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही इफेक्ट पूरी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां से वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, या वो पॉइंट है जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगता है। इट पर्टेन्स टू द मास ऑफ द बॉडी, इट इज रिफर्ड टू द वेट। इन केस ऑफ स्मॉल बॉडीज मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही रहते हैं, बट इन केस ऑफ द ह्यूज बॉडी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे नॉट कोइंसाइड। जैसे कि शिप, तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे क्योंकि शिप झुकेगी तो सेंटर ऑफ मास तो वही रह गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा अलग, थोड़ा दूर हो जाएगा। जनरली स्टेबल कंडीशंस के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट हो, ऐसा हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द मास इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0, राइट। जैसे कि ये रॉड है तो अब ये रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं पे होगा, रेगुलर फिगर है तो ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसके अलोंग जो भी मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो रही है, राइट, उसका एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द मास इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। तो कोई भी अलग अलग पार्टिकल्स ले लो यहाँ पे, और इस साइड भी अलग अलग पार्टिकल्स ले लो, ये वाले पार्टिकल्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये सारे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। हावेवर ओवरऑल
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ऐड होके जीरो हो जाएगी, सेम वे वेट का भी है। सेंटर ऑफ मास इज यूज्ड टू स्टडी द ट्रांसलेटरी मोशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज यूज्ड टू नो द स्टेबिलिटी। तो सेंटर ऑफ मास हमारे मतलब का है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा कि मैंने कहा शिप के बारे में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, और सेंटर ऑफ मास जनरली मोशन से रिलेटेड बात करता है। So center of mass is used to study translatory motion of a body when it is in a complicated motion. Center of gravity is used to know the stability of the body where it is to be supported. यानी वही शिप के बारे में के पानी की लहरें आ रही है, शिप टेढ़ी मेढ़ी होगी, काफी बड़ी शिप की बात कर रहा हूं मैं, छोटी सी नाव की बात नहीं कर रहा हूं। तो उन शिप्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली कहाँ है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि उनका इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे।